सच बताते हैं हम ताकि बुजुर्गों की बातें किताबी बातें न रह जाएं। महाभारती चैनल वरिष्ठ नागरिकों के माध्यम से सच दिखाने का एक ईमानदार प्रयास है। आपसे अनुरोध है कि महाभारती चैनल के डिस्कशंस में भाग लें, हमारी त्रुटियों को बताएं। महाभारती मंच का विचार है जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो उच्च पदों से सेवानिवृत्त होकर हमारी चर्चाओं में भाग लेते हैं, कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से वे डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स एंड फिगर्स जनता को बताना चाहेंगे। तो मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि हम सोशल मीडिया के क्षेत्र में जागरूकता लाने में सफल होंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि महाभारती चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्रोफेसर कौल साहब, चिंता का विषय है कि दुनिया भर में कॉर्पोरेट हाउसेस देश की गरिमा और देश के बड़े बड़े नेताओं को खरीदने की ताकत रखते हैं। ये कब तक चलेगा? हमारे देश में भी ऐसा लगता है कि डीप स्टेट के माध्यम से देश के सिख भाइयों, किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, अल्पसंख्यकों को और आरक्षित वर्ग को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है और देश विरोधी बीज बोए जा चुके हैं। मैं चाहूंगा इंटरनेशनल कंसल्टेंट सोएन कौल साहब, आप आईटीएन भी हैं और दुनिया में 50 कंट्रीज को घूम चुके हैं, सेवा भी कर सके हैं, लगभग 30 से अधिक कंट्रीज में आप, और वो चिंतन मंथन करते रहते हैं उम्र के इस पड़ाव पर भी। कौल साहब, आज हमारे दर्शक चाहते हैं कि आप चर्चा करें डीप स्टेट के बारे में। हमारे बहुत सारे मित्र डीप स्टेट का नाम सुनते तो हैं, मगर उन्हें ठीक से नहीं पता कि डीप स्टेट क्या है, डीप स्टेट के उद्देश्य क्या हैं, डीप स्टेट किन किन देशों में क्या प्रभाव डालना चाहता है और क्यों प्रभाव डालना चाहता है। डीप स्टेट का पर्पस क्या है। तो ओवर टू इंटरनेशनल कंसल्टेंट प्रोफेसर सुरेंद्र कौल साहब, बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। थैंक यू। ओवर टू कॉल। Thank you, Sinatha, for a very illustrious introduction. मैं इतना illustrious नहीं हूँ। हाँ, जरूर एक मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा। मैंने 30 नहीं जी, मैंने 44 कंट्रीज देखी हैं और मैं रिपीटेडली गया हूँ इन ए स्पैन ऑफ अबाउट 35-36 ईयर्स। तो मेरा जॉब ही था ट्रैवलिंग का, जिसमें कि मैंने ये सब कंट्रीज जो हैं विजिट करी है रिपीटेडली। तो राइट फ्रॉम, अगर मैं ईस्ट की बात करूं तो मैंने न्यूजीलैंड से राइट अप टू हवाई वगैरह सब बीच में सब कुछ देखा है। जी। कनाडा, यूएसए, ब्राजील, उसके बाद आपका सारा यूरोप, उसके बाद आपका साउथ ईस्ट एशिया, सब कंट्रीज में मैं गया हुआ हूँ और मेनली बिजनेस के चक्कर में। उसके अलावा भी मैंने ट्रैवल किया है। खैर, उसको छोड़ो। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर। भैया, ये डीप स्टेट जो है ये है क्या? ये किस हव्वे का नाम है? ये किस चिड़िया का नाम है? और इसमें इसका मकसद क्या है? ये किस देश से आती है? इसमें कौन लोग हैं इसके पीछे?
और ये जो है किन किन देशों को टारगेट करते हैं या किन किन लोगों को टारगेट करते हैं अपना एडवांटेज लेने के लिए, या अगर हिंदी में कहावत अगर यूज करें तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये क्या क्या इनके जो है कांड है। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि डीप स्टेट जो है ये इसका जो क्या कहना चाहिए नामकरण जो है संस्कार वो बहुत पहले हो चुका है, मतलब कई सालों से। लेकिन इसको जो है डीप स्टेट कहते हुए उस टाइम लोगों को डर लगता था, क्योंकि इसकी पहुंच जो है इतनी सर्वव्यापी है, इतनी सर्वव्यापी है कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि कितनी उनकी पहुंच है। अगर वो चाहें तो मेरे को सेकंडों में मरवा सकते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि भैया सुरेंद्र कौल कौन था, कहां गया। उनके टारगेट में बहुत सारे बड़े पॉलिटिकल लीडर्स आ चुके थे जिनको कि उन्होंने एलिमिनेट किया, और कई पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं जो कि उनकी जो भी कही हुई बातें हैं, जो भी उनके डिसाइडेड उनके जो भी मसले हैं, उनको अगर वो कंप्लाई नहीं करते, उनको वो अगर नहीं मानते, तो उनको जो है वो एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है। अगर अब चक्कर क्या है कि पहले तो उनका जो मीडिया था, हाँ अब मैं पहले इसकी वो बता दूं कि ये इसकी जन्मभूमि कौन है। इसकी जन्मभूमि जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है। मुझे इसमें कोई संकोच नहीं हो रहा, कल मेरे को हो सकता है वो लोग उड़ा दे मेरे को गोली से, लेकिन मुझे सच कहने में कोई संकोच नहीं है। और आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे सबको कह रहा हूं कि मैं अपनी जान जोखिम में डाल के ये सब जो खुलासे कर रहा हूं, ये सबके लिए, हमारे सब भारतीय लोगों के लिए, या पूरे दुनिया के जितने भी लोग हैं उनकी, इंक्लूडिंग द अमेरिकन, इंक्लूडिंग द अमेरिकन, उनको सत्य पता होना चाहिए कि भैया ये का क्या हो रहा है उनके बैक के पीछे। मैं यहां तक कहूंगा कि डीप स्टेट के बारे में अमेरिका में मेरे ख्याल 70-80% लोगों को नहीं पता है, क्योंकि वहां का मीडिया जो है बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने जो है वो भी इन्हीं के ही जो डीप स्टेट है वहां का, उन्होंने उनको खरीद रखा है, और वो वही चीज बताते हैं जो वो अलाउ करते हैं कि भाई ये बताओ ये ना बताओ। ठीक है। तो उनकी पहुंच जो है वो बहुत दूर दूर तक है। अब होता क्या है कि पहले क्या होता था कि लेट्स से आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले या उससे पहले जो भी टाइम गुजर गया, अगर यूनाइटेड स्टेट्स को कोई अपना गंदा कोवर्ट ऑपरेशन करवाना था, कोवर्ट ऑपरेशन का मतलब होता है कि जो भी उन्होंने कोई अगर कोई सॉरी, कोई भी उन्होंने अगर कोई क्या कहना चाहिए सीक्रेट मिशन कुछ करवाना होता है, तो वहां पे वो लोग सीआईए को इस्तेमाल करते थे। सीआईए जो है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका पूरा नाम सीआईए इज सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। ये जो है यही सब जो भी इंटरनेशनली जो भी इनको कुकर्म करने होते थे उनसे करवाती थी। प्रेसिडेंट उसमें हो गया, उसमें बेसिकली प्रेसिडेंट यूज टू टेल द डायरेक्टर ऑफ द सीआईए, और सीआईए जो अपने और ऑपरेटिव या तो जो उनके ऑलरेडी पूरे दुनिया में फैले हुए, और बिलीव मी इंडिया में भी, इंडिया में भी उनके ऑपरेटिव्स हैं, उनके पाकिस्तान में भी हैं, उनके जापान में हैं, उनके यूरोप में हैं, जो उनके अपने अलाइज हैं वहां पे भी सीआईए के ऑपरेटिव्स हैं। और वो पूरी खबर रखते हैं कि भाई साहब हो क्या रहा है। और यही नहीं, इनके जो ऊपर सैटेलाइट्स हैं, जो स्पाई सैटेलाइट्स हैं, उनसे जो है वो हालांकि 26,000 किलोमीटर की दूरी पे सर्कल कर रहे हैं दुनिया की, हमारे ग्लोब की, लेकिन वो इतनी दूरी से भी नीचे कार खड़ी हुई है उसका नंबर प्लेट पढ़ सकते हैं वैसा। ये है वहां पे हाल। अब होता क्या है कि धीरे धीरे सीआईए का जो है वो पर्दाफाश होने लगा, क्योंकि सोशल मीडिया आ गया, व्हाट्सएप आ गया,
यूट्यूब आ गया और दुनिया भर के इतने सारे चैनल जो है, उसमें जो है मेरे जैसे जो भी जिनको थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में ज्यादा परवाह नहीं थी, उन्होंने उठा के सब कुछ फैलाना चालू कर दिया, बताना चालू कर दिया भाई सिया ने जो है वो क्या कहते हैं इसको मरवा दिया, CIA ने इसको मरवा दिया, फलाने को। कई रशियन पॉलिटिशियंस जो है जो टॉप के नहीं थे, उनसे नीचे वाले के वहां पे जो है कईयों को मरवाया। वेनेजुएला का प्रेसिडेंट को कैंसर से मरवा दिया। ऐसे करके बहुत सारी एग्जांपल्स है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि उससे टाइम बहुत निकलता, हमारे पास टाइम जो है वो लिमिटेड है। तो इनका जो ये ऑपरेशन जब सोशल मीडिया आया, उससे जो है लोगों को पता लगने लगा कि भैया अमेरिका जो है इतनी गंद मचा रखी है इन्होंने, इतनी गंद मचा रखी है। क्योंकि अब यूएसए क्यों ऐसी गंद मचाता है? सिंपल रीजन इज कि भाई साहब यूएसए जो है वो एक डोमिनेंट पोजीशन, नंबर वन पोजीशन को कायम रखने में कोई भी हथकंडे वो अपना सकता है, कोई बात करनी, उसमें कोई कोई भी शंका आपको नहीं होनी चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसका नंबर वन होने का जो मेन रीजन है वो ये नहीं है क्योंकि वहां पे टेक्नोलॉजी बड़ी जबरदस्त है, या वहां का जो है क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है वो बड़ा जबरदस्त है, या वहां पे लोग बड़े श्रमी हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसा वो सब है, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि डेमोक्रेसी तो खैर वहां पे बहुत ही आजकल जो भी है देखने को मिल रहा है, आप ही देख ही रहे हैं ट्रम्प और जो कमला हैरिस के बीच में जो भी वहां पे टसल चल रही है, उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि वहां की डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ही बेकार चल रही है, इंडिया से भी वर्स डेमोक्रेसी चल रही है। अगर आप लोगों में से इक्का दुक्का अगर कोई अमेरिकन पॉलिटिक्स को अगर फॉलो करता है, मैं तो खैर मैंने तो बहुत डीप रिसर्च करी है तो इसी की वजह से और उसकी बिना पे मैं आपको ये सब एक्सपोजर जो है वो मैं दे रहा हूं। तो ये जो जितनी भी पॉलिटिक्स जो वहां पे हम लोग वो बड़ा कहते हैं हाँ जी वी आर द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, वी आर द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, लेकिन वहां पे जो है इतना झूठ फैलाया जाता है मीडिया के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, और उसके कामोफ्लाज उसके जो तहत जो है ये लोग जो है पूरी दुनिया को बिल्कुल अद्दा बना के रखते हैं कि नहीं जी हम अमेरिकन जो है, अमेरिकन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं सर मैं अमेरिकन जनरल पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज एज फार एज अमेरिकन जनरल पब्लिक इज कंसर्न दे आर द मोस्ट काइंड हार्टेड, वेरी जनरस, वेरी हेल्पफुल, वेरी नाइस पीपल। और मेरे वहां पे बहुत सारे दोस्त भी हैं, और वहां पे मैं क्या कहता हूँ पहले मेरा बहुत वहां पे आना जाना था, अब तो खैर मैं रिटायर हो चुका हूँ तो अब मेरी कोई ऐसी वहां पे, अभी हम लोग वैसे अब होके आए थे 6 हफ्ते वहां पे, वेरी वहां पे कई चीजें हुई, तो उसमें मैंने देखा कि भाई साहब बहुत अच्छे लोग हैं वहां, लेकिन उनको उन्होंने इन लोगों ने जो पॉलिटिशियंस हैं वहां के या मीडिया पीपल ने उन्होंने उनका बिल्कुल बेवकूफ बना के रखा हुआ है, उनको चक्कर करनी ऐसे उल्टी सीधी बातें बता के, ऐसे झूठ बता के उनको बिल्कुल जो है क्या कहते हैं जो सच्चाई है उससे बिल्कुल दूर रखा। अब हम आते हैं इस बात पे कि भैया ये डीप स्टेट जो है ये तो मैंने बता दिया कारनामे क्या करते हैं। अब ये डीप स्टेट आई क्यों, इसका भी मैंने थोड़ा सा व्याख्यान दे दिया। तो हुआ क्या कि जब ये सोशल मीडिया में सत्य आने लगा और यूएसए के ऊपर थू 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 होने लगी, तो ये कहा नहीं भैया ये तो ऐसे तो चलेगा नहीं कि हम हमारे जो मीडिया वाले हैं वो हमारी को लिपापोती करके हमको दिखा देते कि हाँ जी हम जो है वो बड़े सेंट हैं, लेकिन एक्चुअल में लोगों को पता है कि भैया हम जो है राक्षसों वाला काम कर रहे हैं। जी। ठीक है। तो ये बात जो है ये उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा भैया अब थोड़ा सा हमको थोड़ा बदलना। तो ये बदलाव जो है कोई 20-25 साल पहले, 30 साल पहले ये बदलाव आया, और उन्होंने जो है एक डीप स्टेट के नाम से, जो कि इसे फिक्टिशियस नेम मतलब इन द सेंस कि इसको पॉपुलर उसमें जो है यूज किया जाता है कि डीप स्टेट है। अब डीप स्टेट में क्या होता है कि कौन है डीप स्टेट के बीच में? डीप स्टेट के पीछे जो भी इनके जो क्या कहते हैं जो बॉसेस हैं वो होते हैं एक्स प्रेसिडेंट्स, एक्स क्या कहते हैं आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक्स वाइस प्रेसिडेंट,
जो भी अच्छी हेल्थ में हो, जो भी जिसका दिमाग तेज काम कर रहा हो, प्लस जिसके सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में कनेक्शंस हो, पॉलिटिकल कनेक्शंस विद वेरी 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 इंपॉर्टेंट पीपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, उनके कनेक्शंस जो है। अब मैं जो हूं बड़े ओपनली आपको कहने वाला हूं, इस टाइम जो है ये एटलीस्ट ये एलिज किया जाता है कि बराक ओबामा और हिलरी क्लिंटन ये जो है डीप स्टेट के चीफ कार्यकर्ता हैं इस टाइम, वो हेड कर रहे हैं डीप स्टेट को। अब ये बात यही खत्म नहीं हो जाती, बात यही खत्म नहीं होती। ये बड़ा आपको अचरज लगेगा कि भैया इनको कौन डायरेक्ट करता है, इनको कौन बताता है कि भैया हमने ऐसे करवाना है, ऐसे करवाना है, वैसे करवाना है। यहां पे आती है इससे भी बड़े लोग, और इससे बड़े लोग आते हैं, वो हैं आपके बिग कॉरपोरेट्स। मैं दो कंपनियों का नाम लूंगा, साफ पर्दा साफ करने वाली बात है, पर्दाफाश कर रहा हूं मैं, सिंपल, अपनी जान को जोखिम में डाल के, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है। हमारे हर हिंदुस्तानी को यह पता होना चाहिए कि ये लोग जो हैं इनका क्या हिसाब किताब है। दो कंपनियां हैं, ब्लैक रॉक एंड वैनगार्ड। ठीक है, ये दो कंपनियां जो है, और भी हैं, ये दो मेन हैं कंपनियां जिनका की एसेट जो है वो डबल डिजिट ट्रिलियन डॉलर्स में चलता है सर, डबल डिजिट ट्रिलियन डॉलर। दैट मीन्स कि इन दो कंपनी को मिला के ऑलमोस्ट 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 इनका उतना ही एसेट वैल्यू है जो कि पूरे यूनाइटेड स्टेट्स की जीडीपी है, मतलब लेट्स से 80% होगा। ये इनका इतना पावर है। और ये लोग जो हैं, ये जो बिग कॉर्पोरेट्स जो हैं, ये लोग डीपली इन्वेस्टेड हैं, क्योंकि नेचुरली दे आर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। उसमें आप भी खरीद सकते हो शेयर्स, मैं भी खरीद सकता हूं, कोई भी खरीद सकता है, और लोगों के हैं उनमें उनमें शेयर्स, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम तो कुछ भी नहीं, हम तो मतलब समझ लो कि अगर कोई मुकेश अंबानी के सामने आप एक नया पैसा रख दो, हमारी वो वैल्यू भी नहीं होगी शायद उस पर, 0.0001 पैसा की वैल्यू होगी, अगर 2-4 करोड़ अगर हमने लगा भी दिए इनकी इनकी कंपनी। तो ये साइज, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि ये साइज की जो है बात हो रही है। अब इसमें जो सबसे बड़ी जो तीन कंपनियां जो कि जिनका की इसमें एसेट मैनेजमेंट होता है, वो है आपकी बिग फार्मा, उसमें आती है आपकी क्रूड ऑयल इंडस्ट्री, और उसमें आती है आपकी आर्मामेंट्स लॉबी। ये तीन लॉबीज जो हैं, इनमें ये दोनों कंपनीज और भी कई कंपनीज हैं जो बिग कॉर्पोरेट्स हैं, मेगा 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 कॉर्पोरेट्स हैं, उनका इन्वेस्टमेंट बड़ा जबरदस्त है। अब नेचुरली ये चाहते हैं कि भैया हमारे जो शेयर की प्राइसेस जो है, हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ना चाहिए। भाई आप लोग भी चाहते हैं ना, भाई आप लोगों में से कुछ ने तो शेयर्स वगैरह में कुछ इन्वेस्ट किया होगा, है कि नहीं? जी। आप लोगों में नहीं तो आप भी यही चाहते हैं कि भाई हमारी शेयर की वैल्यू आजकल जैसे इंडियन मार्केट जो है खूब बढ़ रही है, हालांकि पीछे कल परसों थोड़ा सा गिरी थी, लेकिन नेवर माइंड, नथिंग नथिंग रियली दैट साइजेबल। तो क्योंकि लोगों ने प्रॉफिट्स बुक किए, तो उसकी वजह से थोड़ी सी वो गिर गई। अब धीरे धीरे फिर वो वापस चढ़ जाएगी। जी। तो उसमें सब जितने भी उसमें जिन्होंने शेयर्स में पैसा लगाया है, वो उनके वारे नहीं आ रहे, तो ऐसे ही वो भी चाहते हैं कि भैया उनके पैसे उनके जो वारे ना रहे। अब वो तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सिनेस्टर जो एंगल जो आता है, जो कि मतलब एक डेविलिश एंगल, एक राक्षसी एंगल जो आता है, वो ये है कि आप जो है एक मार्केट क्रिएट करते हो। फार्मा इंडस्ट्री ने आपके पूरे दुनिया में पेंडेमिक फैलाई कोविड की, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि इससे उन्होंने प्लान कर रखा था कि हम जो है वैक्सीन बेचेंगे और बिलियंस ऑफ डॉलर जो है कमाएंगे, हमारे को प्रॉफिट हो। ये आपकी जो खामखा की जो वॉर्स होती है, वेयर डू थिंक ये कहां से, ये कौन इंस्टिगेट करता है, कौन ये उंगल करता है कि हाँ जी वॉर्स हो जाए? ये आपके
अमेरिकन यही बिग फार्मा, ये जो आर्मामेंट लॉबी जो है, आर्मामेंट जो फैक्ट्रीज हैं उनके जो मालिक हैं, वो थ्रू वैगगार्ड एंड थ्रू ब्लैक रॉक वो जाके डायरेक्ट करते हैं डीप स्टेट को। आपके जैसे ओबामा हो गए या आपकी हिलरी क्लिंटन होगी, अब वो जो है फिर डायरेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, बाइडेन को, कि बाइडेन साहब हमारी जो है कंपनी में ये प्रोडक्शन जारी रहना चाहिए, इसकी खपत बढ़ाओ। अब खपत, अब साला आर्मामेंट जो है वो उसकी उसकी खपत कहाँ होगी? उसकी तो वॉर में ही होगी भाई। उसकी खपत, कोई भी आप बंदूक बना रहे हैं, आप गोलियां बना रहे हैं, आप बारूद बना रहे हैं, आप मिसाइल्स बना रहे हैं, जो कुछ भी बना रहे हैं, वो कहाँ जाएगा भाई? वो तो वॉर भी खत्म होगा ना। इसीलिए उन्होंने जो है रशिया को उंगली कर करके कभी एक ईस्ट यूरोपियन को, कंट्री को नेटो में घुसाया, फिर दूसरे को, ऐसे करते करते उन्होंने मेरे ख्याल 17 या 18 नेशंस को घुसाया। और आखिरी जो लड़ी थी वो थी यूक्रेन। उसको जब घुसाया तब जो है रशिया भटक गया कि भैया ये तो मेरे पेट के नीचे एक कंट्री है, उसको आप क्या कहते हैं न्यूक्लियर पावर बना रहे हो, बिकॉज आप उसको नेटो में ला रहे हो, दैट मीन्स कि आप मेरे को कवर कर रहे हो चारों तरफ से। तो पुतिन से रहा नहीं गया, उसने कहा ठीक है। जबकि मैंने आपको इतनी बारी वार्निंग दी कि भैया अब कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी है, कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी है, अब आप काहे को नाटो लेके बैठे हुए हो भाई? पहले आपको डर था यूएसएसआर का, अगर आपको याद होगा, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, उसमें सारे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे और भी कंट्रीज थे। उसकी वजह से अमेरिकन और इनके अलाइज को वो था, डर था। तो उन्होंने इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने नेटो बनाया। अब जब वो यूएसएसआर रहा ही नहीं तो भैया नेटो की क्या जरूरत है? लेकिन आप नेटो को एक्सपेंड करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने आर्म्स बेचने हैं। क्योंकि नेटो की जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें साफ साफ लिखा है कि भाई साहब आपकी कंट्रीज को हमारे वेपन्स खरीदने पड़ेंगे। ये साफ साफ लिखा है। जब भी कोई नेटो में आता है, इंडक्ट होता है, उसको जो है अमेरिकन आर्मामेंट्स खरीदने पड़ते हैं। तो जब वो आर्मामेंट्स जो जब खरीदते हैं तो उनकी नेचुरल सेल बढ़ती है। अब आफ्टर आफ्टर ए पॉइंट, अब आपने तो खरीद दिया, अब जितने आपको खरीदने, अब क्या था, इसको इसको जब तक कंज्यूम नहीं करोगे तो आगे कैसे सेल बढ़ेगी भाई? फैक्ट्री बंद हो जाएंगी। अमेरिकन जो आर्मामेंट्स फैक्ट्रीज हैं वो तो बंद हो जाएंगी। तो ये जो है फिर उन्हें उंगली करके रशिया से अटैक करवाया यूक्रेन पे। अब ये यूक्रेन को जो है अपना धीरे धीरे, अब यूक्रेन के पास तो पैसे हैं नहीं देने के लिए, तो जो आर्मामेंट्स जो आ रहे हैं यूक्रेन में, उसके पैसे कौन दे रहा है? उसके पैसे दे रहे हैं अमेरिकन टैक्स पेयर्स। अमेरिकन टैक्स पेयर्स। आजकल, आज का जो इस साल का या पिछले साल का जो वहां का जो डिफेंस बजट था, आप कुर्सी पकड़ के बैठ जाइए सिलसिला साहब, और जितने भी मेरे इस टाइम दर्शक हैं सब कुर्सी पकड़ के बैठ जाओ। उनका जो इस टाइम जो या लास्ट ईयर का जो उनका डिफेंस बजट था अमेरिका का, वो था $875 बिलियन। $875 बिलियन। उतनी तो उसमें मतलब समझ लो कि पाकिस्तान की शायद 3 इकॉनमी आ जाए। पाकिस्तान की 3 इकॉनमी आ जाए एक सिर्फ उनका डिफेंस बजट। और वो सारा का सारा जो है, वो सारी जो है यही इन्हीं में जाते हैं। हाँ जी, अब हमने ये नया एयरक्राफ्ट बना दिया, अब हमने 120 एयरक्राफ्ट बना दिए, अब हमने क्या कहते हैं एक वो पनडुब्बी बना दी, एक हमने एयरक्राफ्ट कैरियर बना दिया। 2-2 बिलियन, 3-3 बिलियन डॉलर्स के वहां पे जो है क्या कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। भाई किस लिए? कोई खतरा नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स को, कोई खतरा नहीं है, किसी तरह से तरीके से भी कोई खतरा नहीं है। लेकिन वो बनाए जा रहे हैं क्योंकि वो जो है जाके वो डीप स्टेट को बोलते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे डीप स्टेट क्यों है, ये कॉर्पोरेट जो है डायरेक्टली क्यों नहीं प्रेसिडेंट से बात कर लेते? भाई आपका एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा होगा कि सर जी, बीच में डीप स्टेट, बीच में जो एक्स प्रेसिडेंट्स होते हैं या एक्स हाई ऑफिशियल जो होते हैं, वो बीच में क्यों आते हैं, वो बिचौले क्यों हैं? क्योंकि सिंपल फैक्ट इज कि ये जितने भी एक्स प्रेसिडेंट्स होते हैं या एक्स ऑफिशियल्स होते हैं, इनके जो है डीप कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एक तो वर्ल्ड वाइड, वो तो एक छोटी बात होगी।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है, जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, उनके जो है ये बॉसेस होते हैं। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इसी का एग्जाम्पल लो, ओबामा जो था वो जब प्रेसिडेंट था, बाइडेन उसका वाइस प्रेसिडेंट था। तो ओबामा साहब की एक पावर जो है वो बाइडेन साहब के ऊपर है। तो वो जो है उनको बिल्कुल लिटरली डिक्टेट कर सकते हैं कि भाई साहब ऐसे ही होगा, ऐसे 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 कर रहा है, क्योंकि वो जो है डायरेक्ट हुए हैं बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेट से, जिनका मैंने अभी व्याख्यान दिया। तो बड़ी कॉरपोरेट्स व्याख्यान देते हैं, क्या कहते हैं, डीप स्टेट को। डीप स्टेट व्याख्यान देती है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट फिर अपना सीआईए या जो भी उनके जो है मर्सनरीज वगैरह होते हैं, मर्सनरीज मतलब जो हायर्ड सोल्जर्स होते हैं, जो कि पूरी दुनिया में होते हैं, उनमें जो है उनको पैसा वैसा दे के वो जो है ऑन हायर वो लड़ते हैं। ठीक है, अगर उनको 5-6 लाख रुपए महीने के मिल रहे हैं, तो कई लोग जो है वो कहते हैं ठीक है, मेरा जीवन जो ऐसे ही बीतेगा, और नहीं हुआ तो मर गए, तो छुट्टी, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे कई लोग होते हैं इस टाइप की जिहादी थोड़ी मेंटालिटी के। तो वो लोग जो है इस टाइप के, क्या कहते हैं, हायरार्की जो है वो बनी हुई है। और ये डीप स्टेट जो है अब क्या करती है कि पहले क्या होता था कि सीआईए से, जैसे मैंने आपको बताया, मैं वो लिंक दोबारा से दे रहा हूं आपको। सीआईए जो है सीधा कोई भी देश का कोई भी लीडर हो जो कि अमेरिकन डिक्टेट को नहीं मानता है, उसको ये लोग मरवा देते थे। इराक में मरवाया, इधर सीरिया में मरवाया, यमन में काफी उन्होंने है, लीबिया में, सॉरी मरवाया, नॉट सीरिया, लीबिया में मरवाया, और भी बहुत सारी कंट्रीज में इन्होंने जो है सफाई करवा दी, इराक में मरवाया, एटसेट्रा एटसेट्रा। सब ये लीडर्स की इन्होंने, वैसे तो कहते हैं शायद जो हमारे क्या कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री साहब, उनको भी उसके मतलब कहते तो हैं कि भैया उनको कुछ बीमारी हो गई थी, लेकिन कई जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले वो ये एलिज करते हैं कि उनको भी जो है मरवाया गया। तो ये जब ये सामने, उस टाइम कोई सोशल मीडिया नहीं था, जैसे मैं थोड़ा सा मैंने पहले भी बोला। अब सोशल मीडिया आ गया, तो अब जो है बहुत से दुनिया में बड़ी सारी थू 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 होने लगी है अमेरिकन के ऊपर, कि भाई ये जो है ऐसे सेंटली लोग नहीं है जैसे कि इनकी मीडिया जो है इनको प्रोजेक्ट करती है। मीडिया बड़े आराम से दिखाती है इनको, अरे सर हमारी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी, ऐसे बड़े बड़े एडजेक्टिव्स यूज करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा जो इसमें प्रॉब्लम है वो ये है कि दे आर नॉट द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट, यस बेबी, एंड ऑन टॉप ऑफ इट कि ये जो सबसे बड़ा हाइप जो वहां की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, कि द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड। लेट मी give you a big surprise. He is the weakest person on earth. Weakest person on earth. Because वो जो है डायरेक्शंस लेता है दो बॉसेस से, एक तो बिग कॉर्पोरेट से और दूसरा जो डीप स्टेट से, और उसके अकॉर्डिंगली वो नीचे काम चलाता है। तो ये तो हालत है इन लोगों की, जो कि अमेरिका जो डीप स्टेट है उसका, जो मैंने आपको बता दिया कि भाई क्या का कार्यक्रम है, क्या उनकी बैकग्राउंड है, कौन लोग इनके पीछे बोलते हैं, और कौन ये सब जो है क्या कहते हैं उल्टे सीधे काम कराता है। अब जो उल्टे सीधे काम कराने का उन्होंने नया ढंग, अब वो असैसिनेट नहीं करते हैं कंट्री हेड्स को। अब वो क्या करते हैं, वो रिजीम चेंज करते हैं। यूक्रेन में फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। यूक्रेन में पहले रशिया फ्रेंडली, मैं उसका नाम भूला, विक्टर विक्टोर कुछ और नाम था उसका, वो था वहां का प्रेसिडेंट, जो कि आजकल जेलेंस्की है। जेलेंस्की तो नाम सुना होगा आपने। जी जी। व्लादिमीर जेलेंस्की जो है वो वहां का प्रेसिडेंट है। लेकिन उससे पहले विक्टोर समथिंग उसका नाम था, मुझे अब याद नहीं एग्जैक्टली।
वो जो है रशिया फ्रेंडली था, और वो साफ साफ मना कर रहा था कि नहीं जी मैं नेटो नहीं ज्वाइन करूंगा। तो अमेरिका ने क्या किया, वहां पे जो है फटाफट उन्होंने जो है मैनिपुलेशंस किए, क्या कहते हैं, सीआई के थ्रू या जो भी इनके वहां पे खबरी थे उनके थ्रू वहां पे ओपिनियन पोल्स वगैरह चेंज कराए, सब कुछ कराया, उससे करके उसको जो है क्या कहते हैं निकलवा दिया। और जेलेंस्की जो कि प्रो अमेरिकन था, उसको वहां पे, जो कि एक एक जोकर था, जोकर मतलब जो कॉमेडी वहां पे जो वो होते हैं आपके, क्या कहते हैं, ये एक्टर्स वगैरह, मूवी के एक्टर्स हो गए या स्टैंड अप कॉमेडियंस हो गए, उस टाइप का था वो। और उसको जो है उठा के बिल्कुल जो पपेट था अमेरिकन का, उसको लाके उन्होंने बिठा दिया एज ए प्रेसिडेंट। और आप देख ही रहे हैं कि उसने तो एकदम से हाँ कर दी, हाँ जी हम तो बनेंगे नेटो के मेंबर। तो पुतिन जो है आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ फोर्स, हालांकि मैं कोई ऐसा बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूं पुतिन का, क्योंकि पुतिन के कई सारे कुकर्म भी हैं, लेकिन इस मामले में मैं बिल्कुल पुतिन के साथ मतलब एक तरह से सिंपैथी रखता हूं कि ही वाज फोर्स्ड इनटू अटैकिंग यूक्रेन बिकॉज ही डिडंट वांट राइट अप हिज बेली। आपका जो पेट होता है, वो पेट जो है उसके ऊपर आप आके, क्या कहते हैं, दुश्मन जो है अपनी दंबूके लेके बैठ जाए, तो आपको एक्सेप्ट होगा? आपके घर के चारों तरफ एक धीरे 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 चारों तरफ से बंदूकें दाग दी जाए, या बंदूकें लेके वहां पे खड़े हो जाए, आपकी क्या हालत होगी? आप भी तो कुछ अटैक करोगे, या आप ऐसी लेटे लेटे कह रहे हो चलो जी ठीक है मेरी है ऐसी किस्मत, तो ठीक है कर लेते हैं? क्यों? सोचिए जरा। तो ऐसे ही उसने भी फिर अटैक किया, उसने कहा ठीक है मैं भी छोड़ता नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरा जो है मेरी कंट्री का एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है इस चीज पे। मेरा कंट्री का जो एक, क्या कहना चाहिए, अस्तित्व, वो इस पे डिपेंड करता है कि मैं यूक्रेन को इस, और उसका यही कंडीशन है, वो कहता है मैं कल अपनी वॉर जो है बंद कर देता हूं, आप जो है भाई साहब इसको ये नेटो से आप मना कर दो कि नहीं जी मैं उसके मेंबर नहीं बनना चाहता। उसका ओपन डिक्लेरेशन। उसने तो बल्कि एक बार बिल 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 क्लिंटन जब प्रेसिडेंट थे, वो प्रेस में आया था, आप लोगों ने पता नहीं देखा कि नहीं, मैं तो बहुत रिसर्च करी है, तो मैंने उसमें क्लियरली देखा कि पुतिन ने बिल क्लिंटन को बोला कि भाई हमें भी ले लो नेटो में, क्या परेशानी है? एंड बिल क्लिंटन टोटली रिफ्यूज्ड, टोटली रिफ्यूज कि नहीं, हम रशिया को नेटो में नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर रशिया को नेटो में ले लिया तो फिर नेटो का मतलब ही नहीं रहा। भाई अमेरिकन पब्लिक में अमेरिकन जो पॉलिटिशियंस हैं, थ्रू देयर ओन मीडिया, दे हैव पब्लिसाइज दिस फैक्ट कि भाई ये जो है क्या कहते हैं, रशिया का जो है बड़ा दबदबा है, साला पता नहीं कल क्या कर देंगे। अरे रशियन पीपल आर ऑल्सो सेम, जितने स्वीट या जितने खराब अमेरिकन लोग हैं या इंडियंस हैं या जो भी है, उतने ही खराब वहां पे भी रशिया में है। रशिया के बहुत बारी हुआ, आई हैव फाउंड सम वेरी स्वीट पीपल देयर, एंड आई हैव फाउंड सम राउडीज आल्सो देयर, जैसे सब जगह होता है। आप जर्मनी में ले लीजिए, वहां पे भी आपको बड़े अच्छे लोग मिलेंगे, खराब लोग भी मिलेंगे। डेनमार्क में जहां मैं रहता था 32 साल, वहां पे भी ऐसा ही था, सब जगह सब टाइप के लोग रहते हैं। तो ये जो हवा बना, मतलब अमेरिका में तो एक बड़ा स्लोगन था उस जमाने में, बेटर डेड देन रेड। रेड मीन्स जो कम्युनिज्म का जो एक सिंबल है रेड कलर का, बेटर डेड देन रेड, मतलब हम मर जाएंगे लेकिन कम्युनिज्म के से दूर रहेंगे। अरे कम्युनिज्म तो खत्म हो चुका भैया, कम्युनिज्म का अब कोई कहीं पे भी कोई हिस्सा नहीं रह गया। इट्स ए फिक्टिशियस टर्म। चाइना में भी जो कम्युनिज्म है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी है, इट्स ए सिंगल पार्टी सिस्टम, बट कम्युनिज्म जैसा कुछ नहीं है। वहां पे भी कैपिटलिज्म चल रहा है जैसे कि अमेरिका में, बल्कि वहां ज्यादा कैपिटलिज्म है देन यूनाइटेड स्टेट्स। तो ऐसे ही इन्होंने जैसे, ये तो यूक्रेन का हो गया, मैं एक और एग्जांपल देता हूं जो कि अभी अभी हुई है।
और वो है बांग्लादेश। शेख हसीना ने साफ साफ मना कर दिया था कि बांग्लादेश के नीचे एक छोटा सा आइलैंड है, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा था कि हम अपना बेस बनाएंगे। शेख हसीना से साफ साफ मना कर दिया कि नहीं जी, हम वो बेस आपको यहाँ नहीं बनाने देंगे, क्योंकि इंडिया ने कह दिया था कि भाई साहब ऐसा है, आप हमारे साथ कोऑपरेशन रखना चाहते हो तो यू हैव टू टो अवर लाइन, विच इज परफेक्टली फाइन। हम क्यों अपने वहां पे एक किसी दूसरे कंट्री को, वो भी दूर दराज के कंट्री को वहां पे, तो उन्होंने क्या किया भाई साहब, उन्होंने कू करवा दिया और अपना जो यूसुफ ये मोहम्मद यूनुस यूनुस उसको जो है उठा के बना दिया उन्होंने प्राइम मिनिस्टर। यहां पे भी, इंडिया में भी मैं आपको बड़े तरीके से सीरियसली वार्निंग मैं दे रहा हूं कि यहां पे भी वो कू कराने के चक्कर में है। जो डीप स्टेट जो है, जो वहाँ के जो कंपनी जो कॉरपोरेट्स हैं, और वहाँ के जो फिर जितने भी वो उनके सबऑर्डिनेट्स है, प्रेसिडेंट वगैरह को ले लो, आपका जो फॉरेन सेक्रेटरी जो है वहाँ का ब्लिंकन, एटसेट्रा एटसेट्रा, फॉरेन सेक्रेटरी, सॉरी वहाँ फॉरेन सेक्रेटरी नहीं होता, वह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है। तो वो सब जो है, उन्होंने साजिशों पे साजिशें, ये फार्मर्स का जो वो था एजिटेशन, साल डेढ़ साल चलता रहा, कौन उसको वो कर रहा था। यहाँ पे ये कौन सा बाग था दिल्ली में, शहीन बाग, वहां पे उन्होंने क्या कहते हैं प्रोटेस्टर्स बिठा रखे थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जो है वो, इसीलिए जो हम लोग हिंदुस्तानियों ने बेवकूफी करके राहुल गांधी को और केजरीवाल जैसे को जिता दिया है, वो भी दोनों के दोनों, मैं खुलेआम कह रहा हूं, दोनों के दोनों एटलीस्ट ये एलिज्ड है। मैं एलिस्ट कह रहा हूं ताकि लोगों को ये ना लगे कि भैया मैं बायस हूं, मैं बीजेपी के लिए वो कर रहा हूं। एलिस्ट है कि वो भी जो है इम्प्लांट्स हैं, क्योंकि आपने जो भी देखा होगा, ये लोग जो हैं, जैसे राहुल गांधी बाहर जाते हैं, वहां पे जाके उल्टे सीधे बयान देते हैं, जॉर्ज सोरोस से मिलते हैं, और भी जो भी लोग हैं वहां के जो एंटी इंडिया हैं, उन उन एलिमेंट से मिलते हैं। तो ये चीज जो है, हमारे यहाँ भी इस टाइम जो है पूरी कोशिश है कि भैया मोदी गवर्नमेंट को पलट दिया जाए, और ऐसे ही जैसे फोर्सफुली मोहम्मद यूनुस को उन्होंने बना दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, वैसे ही जो है इसको भी क्या कहते हैं, इंडिया में भी राहुल गांधी को बिठा देंगे एज प्राइम मिनिस्टर, और फिर वो अपनी मनमानी करेंगे, फिर वो अपनी मनमानी करेंगे। तो अब जो है ये मोडस ऑपरेंडाई जो है, ये नया इन्होंने जो है सीखा है। अब ये मरवाते नहीं है लोगों को। अब ये वहां की जो गवर्नमेंट्स जो है, जो भी इनका अमेरिकन लाइंस जो है वो टो नहीं करती हैं, जो अमेरिकन डिक्टेट को नहीं फॉलो करती है, जो कंप्लाई नहीं करती हैं, उनको जो है ये उनकी रिजीम चेंज करवा देते हैं, कू करा देते हैं, और वहां पर रिजीम चेंज। तो ये जो है आजकल जो है हो रहा है, ये डीप स्टेट है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, सब कुछ मैंने आपको व्याख्यान दे दिया। आई होप इसमें जो है अगर आपकी कोई टिप्पणी है या आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज जरूर हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, थम्स अप दीजिए, और बेल आइकॉन जो है जरूर उसको बजाएं। और आपके कमेंट्स को मैं पूरी तरह से, और क्वेश्चंस को पूरी तरह से मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो और फिलहाल मैं सिन्हा साहब को कहूंगा, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमारे पास मेरे ख्याल शायद 5 मिनट या 4 मिनट रह गए, तो उनके लिए मैं उसमें उसको एकोमोडेट कर लूंगा, बताइए। थैंक यू वेरी मच कौल साहब फॉर योर आई ओपनर पिक्चर और सिनारियो ऑफ द डीप स्टेट। सुन के बड़ा ताज्जुब होता है और दुख भी होता है कि पढ़े लिखे समाज में आप तो कॉर्पोरेट के बहुत बड़े समर्थक भी हैं। आप सोचते हैं कि गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर ही बेड़ा गर्क कर रही है, और यहाँ तो कॉर्पोरेट ने तो सभी नेताओं को खरीद रखा है, बड़े बड़ों को, और कॉर्पोरेट जो चाहते हैं वैसा ही हो रहा है। और सर चिंता का विषय ये भी है कि अगर वो लोग इतने पावरफुल हैं जैसा आपने बताया, कि तो अब आपको सू भी कर सकते हैं, हमारे चैनल को भी सू कर सकते हैं।
हाँ, ये तो बहुत गलत स्थिति है। ये यूएनओ तो पंगु हो चुका है। अच्छे विचार अगर रिच कंट्रीज में भी नहीं है, और वहाँ का नेतृत्व भी इसी तरह की राजनीति करना चाहता है जैसे केजरीवाल और राहुल राहुल बाबा करना चाहते हैं, तो ये तो बहुत विकट स्थिति है सर। इसका इसका तो तोड़ निकालना ही पड़ेगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह का प्रेशर बनाया जा सकता है कि इस तरह की परिस्थितियों का किसी प्रकार अंत हो। तो सर, जो मैं बोल रहा हूँ उसके संबंध में कुछ आप कहना चाहें। और मेरी तो सोच सर यही है कि आप जैसे विद्वान इंटरनेशनल कंसल्टेंट हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जो हर जगह रहे हैं और बहुत रिसर्च करके इस तरह की इंफॉर्मेशन लाते हैं और उसकी जिम्मेदारी भी ले रहे हैं, कितना सत्य है। और चिंता का विषय है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, दुनिया के बड़े बड़े विद्वान सभी बिक जा रहे हैं। जैसा आपने बताया कि अगर यूएसए हो चाहे यूएसएसआर हो, सभी देश के प्रमुख नेताओं को डीप स्टेट, जिसके मालिक कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, कब तक ऐसा होता है? इसको रोके जाने की बहुत आवश्यकता है। तो सर, मैं चाहूंगा कि अगले अंक में, अगले एपिसोड में आप यूएनओ के बारे में भी चर्चा करें। यूएनओ कब तक पंगु बनी रहेगी? जो बीटो पावर जो दी गई है उसका कब तक दुरुपयोग होता रहेगा? कभी ना कभी तो कोई स्थिति आनी चाहिए, कोई ना कोई एजेंसी तो ऐसी होनी चाहिए जो पूरी पारदर्शिता के साथ, चाहे देश का कोई बड़ा नेता हो, किसी भी देश का हो, या चाहे किसी भी कॉर्पोरेट हाउस का ये साहस हो कि वो किसी को भी खरीद के दुनिया में टर्बुलेंस ला सकेगा। ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। इस पर रोक लगनी अति अति आवश्यक है। आइए हम सब इस पर चिंतन करें। अगले एपिसोड पे इस पर वार्ता फिर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रोफेसर कौल साहब, आपके आज के व्याख्यान के लिए बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।